नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस लेसन नंबर 2 में, जो कि है पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, जो नया सिलेबस है, उसमें से कुछ चेंजेस हुए हैं और उसी में से एक टॉपिक है दैट इज़ नीति आयोग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप बिल्कुल अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है नीति आयोग। तो सबसे पहले द नीति आयोग इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। तो नीति आयोग की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बात करते हैं इसके कुछ दूसरे की पॉइंट्स की। इट इज़ ए पॉलिसी थिंक टैंक। अब देखिए, इसके लिए यूज़ किया गया है एक शब्द पॉलिसी थिंक टैंक, कि स्पेशली इसे ऑर्गेनाइज किया गया, बनाया गया किस लिए, कि देश में किस तरीके की पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसके जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे पीएम की बात करूं मैं, सीएम की बात करूं, गवर्नर्स की बात करूं, या फिर कुछ स्पेशल रिसोर्सेज पर्सन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनके बीच जो पॉलिसी है वो डिस्कस की जाती है। और उस पॉलिसी को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, कौन से उसके लिए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, उन सब चीज़ को बड़े बारीकी डिस्कस किया जाता है। सो नीति आयोग को पॉलिसी थिंक टैंक भी कहा जाता है। दैट वॉज इस्टेब्लिश टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, नीति आयोग का जो मेन जो एम है, एक तरीके से बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, या इसे एस्टेब्लिश किया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ किस तरीके से किया जाए, जो रिसोर्सेज नेचर में प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, उनको कैसे यूज़ किया जाए ताकि हम उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। और इसके साथ साथ जो आने वाली जनरेशन है उनकी डेवलपमेंट के लिए भी वो रिसोर्सेज बचें। गोल्स थ्रो कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म मीन्स, इसके साथ साथ इसका जो दूसरा अगर जो मेन बात करें, दैट इज़ इसके गोल की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, वो ये है कि किस तरीके से इंडिया में ट्रूली जो फेडरलिज्म है उसको फॉलो किया जाए। कॉपरेटिव फेडरलिज्म इंक्रीज हेल्थी कंपटीशन अमंग स्टेट, कि अगर हम प्योरली बहुत अच्छे से फेडरलिज्म को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, टोटल 28 स्टेट हैं। अभी 370 को रिमूव करके जो एक स्टेट है J&K, उसको यूटी बना दिया गया है। तो अर्लियर दिस वाज 29 एंड नाउ दिस इज़ 28। इस स्टेट्स के बीच एक अच्छा जो कंपटीशन है वो डेवलप करना, उनकी डेवलपमेंट को लेकर, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, उनकी ट्रेड पॉलिसीज को लेकर। बाय अडॉप्टिंग ए बॉटम अप अप्रोच, द नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट इंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। इट मीन्स कि बॉटम से लेकर अगर अप की बात करूं तो उस अप्रोच को फॉलो किया गया बाय दी नीति आयोग, की जो बॉटम है, जो सबसे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, या जो अनडेवलप्ड जो एरियाज हैं, अनडेवलप्ड जो स्टेट्स हैं, उनको मैक्सिमम बूस्टअप करने की बात करेगा, उनकी मैक्सिमम ग्रोथ की बात की जाएगी। और इसी के साथ जो प्योरली जो फेडरलिज्म है उसमें पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, या उम्मीद की जाती है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करेंगे, जो कि प्योरली जो फेडरलिज्म है उसे अप्रोच करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, वाई वी नीड नीति आयोग। क्यों ज़रूरत महसूस हुई, क्या ऐसे कारण रहे। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ए प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन द सोशलिस्ट मॉडल वॉज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, आज़ादी के बाद यानी आफ्टर द 1947
क्या हुआ कि जो प्लानिंग कमीशन था उसको बनाया गया, और प्लानिंग कमीशन का जो मेन जो मॉडल था दैट इज सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करके क्या किया गया, इंडिया की डेवलपमेंट की कोशिश की गई कि हम इंडिया की डेवलपमेंट करेंगे। और बट देखिए वो चीज़ अलग बात है कि कितना हम डेवलपमेंट कर पाए कितना नहीं कर पाए। बट इन द era of the globalization, especially in the 21st century, it was becoming ineffective and irrelevant, ठीक है, particularly in the terms of the coping with the pressing challenges of the development। अब देखिए अगर बात करें कि अगर हम बात करें कि सोशलिस्ट मॉडल से हमने कितने अपना आप को इम्प्रूव कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं 1990 से 2000 तक का जो डिकेड्स है उसको ही हम ऑब्जर्व कर लें तो दिखाई दे देगा। बिकॉज 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी चेंजेस आई। एलपीजी पॉलिसी की बात की जा सकती है, और इसी रीज़न बीइंग क्या हुआ कि जो हमारा सोशलिस्ट जो मॉडल था वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा हमारे लिए, वो इनइफेक्टेड हो गया, इरेलीवेंट हो गया। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो सोशलिस्ट मॉडल बहुत अच्छी अप्रोच नहीं था हमारी डेवलपमेंट के लिए। सो नीड थी हमें एक ऐसी संस्था की, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी सारी तरीके की जो डेवलपमेंट है उनको अप्रोच कर पाए। तो हेंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ 15th of August 2014, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट द अबोलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो देखिए 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी, कब, 2014 में। और उसके बाद में जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट के जो लीडर थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा उनका जो पहला जो स्पीच हुआ 15th of August 2014 को, उसमें उन्होंने बहुत ही चिंता जाहिर की अपने देश की डेवलपमेंट को लेकर, देश की इकॉनमी को लेकर, देश के ट्रेड को लेकर और देश के फॉरेन रिलेशंस को लेकर। तो उन्होंने 15th of August को अपने स्पीच में बताया कि जो प्लानिंग कमीशन है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, उसको किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा या उसको किस तरीके से अबॉलिश किया जाएगा, और उसको रिप्लेस करने के लिए नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी 2015। तो देखिए 1 जनवरी 2015 को जो प्लानिंग कमीशन था उसे अबॉलिश कर दिया गया, और उसकी जगह नीति आयोग का जो गठन था वो किया गया, जो इफेक्टिव हुआ, जिसे शुरू किया गया 1 जनवरी 2015 से। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ दूसरे सिनेरियोज की, कि जो नीति आयोग था उसे बनाया क्यों गया, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, उसके उद्देश्य क्या थे, क्या रीज़न रहे, क्या कारण रहे। तो देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करूं तो साफ तौर पे मैंने जो बोल्ड जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ किया है कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए। देखिए फर्स्ट इज टू इवॉल्व ए शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज विद द अचीव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। अब देखिए एक शेयर ऑफ विजन की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट की बात हुई, और नेशनल डेवलपमेंट की बात में बोला गया कि जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, कौन सी ऐसे चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए ताकि हम मैक्सिमम डेवलपमेंट कर पाएँ। बट इसके साथ साथ बोला गया कि एक्टिव इन्वॉल्वेशन ऑफ द स्टेट्स का होना भी ज़रूरी है। जितने भी स्टेट हैं वो देश की डेवलपमेंट के अंदर किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, उन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, और नेशनल जो डेवलपमेंट था उसको प्रायोरिटी दी गई। एक विज़न तैयार किया गया। जनरली जो प्लानिंग होती है वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए होती है, बट अगर हम इनको एक साइड करते हैं तो एक लॉन्ग टाइम के लिए जब भी कोई प्लानिंग तैयार की जाती है तो वो विज़न कहलाती है। मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करने की कोशिश की जाती है, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मिंग करने की कोशिश की जाती है। तो इन चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, टू फॉर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चरल सपोर्ट
initiatives and mechanisms with the state on the continuous basis, reorganizing that strong state make a strong nation. अब देखिए कहीं ना कहीं कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं जो पावर्स है उनका डिवीज़न किया गया है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. बट यहाँ बात की गई कि स्टेट है वो कॉपरेट करें सेंटर के साथ, और इसके साथ साथ जो भी मैकेनिज्म है, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उनकी बात की गई. इसके साथ साथ स्टेट्स जो हैं बात की गई कि वो स्ट्रांगली जो नेशनल जो डेवलपमेंट है उसको रेफर्स करें. इंडिविजुअल जो उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको वो थोड़ा कम ध्यान में दें. तो ये चीज़ें भी दिखाई दी. थर्ड पॉइंट, टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेशली refer to that the interest of the national security are incorporated in economic strategies and policies. मीन्स बात की गई स्पेसिफाइड, अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, देश की अगर सुरक्षा की बात की जाए और इसके साथ साथ इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की बात की जाए तो इन दोनों को ही ध्यान कर मतलब डेवलपमेंट करने के लिए कोशिश की गई कि इन फ्यूचर जो मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे नीति आयोग के वो ये रहेंगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी ध्यान दिया जाए, चाहे वो इंटरनल की बात करें चाहे वो एक्सटर्नल की बात करें. इसके साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो कि कौन से मॉडल को फॉलो किया जाए जिससे हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे तरीके से हो. मीन्स हम कैपिटलिस्ट मॉडल को अपनाएं, हम ग्लोबलाइजेशन को अपनाएं, हम एलपीजी को अपनाएं, हम कम्युनिस्ट मॉडल को अपनाएं. तो विच वन मॉडल इज़ बेस्ट फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो टू डिज़ाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. अब देखिए नीति आयोग का जो और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहा दैट इज़ मेकिंग पॉलिसी फॉर द नेशन. अब जितनी भी पॉलिसी की बात की गई वो लॉन्ग टर्म के लिए बात की गई ताकि उन पॉलिसी को बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट किया जाए, बहुत अच्छे से उनको लागू किया जाए और लागू करने के बाद में उनको प्रॉपरली चेक भी किया जाए. फ्रेमवर्क एंड द इनिशिएटिव ऑफ द मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर efficiency. The lesson learned through monitorings and the feedback will be used for making innovative improvements, including necessary mid-course and corrections. Means कि जो काम फॉलो किया जाएगा, जो पॉलिसी फॉलो की जाएगी और इसे ऑब्जर्व किया जाएगा बाय द नीति आयोग, जो भी उसके अंदर प्रोग्रेस में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सबको ऑब्जर्व किया जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से उसको उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी. मॉनिटरिंग करने के बाद में कहाँ कमियां रही, क्या क्या और सुधार किए जा सकते हैं, कौन से और प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. तो ये सारे काम करेगा कौन? नीति आयोग या उसकी कुछ ये ऑब्जेक्टिव्स रहे. इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन इज टू ऑफर ए प्लेटफॉर्म टू फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द इंटरसेक्टरल and interdepartmental issues in order to accelerate the implementation of the development agenda. मीन्स अगर बात करें इंटर सेक्टरल की बात करें, हमारे जनरली जो सेक्टर्स की बात करें इंडियन इकोनॉमी के, तो वो 3 सेक्टर हैं. फर्स्ट दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज़ टर्सरी सेक्टर. कि इन तीनों सेक्टर्स के जो इंटर रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, क्या इनके बीच डिस्प्यूट्स हैं, किस तरीके से ये सेक्टर एक दूसरे को प्रमोट कर सकते हैं. इसके साथ साथ इनके बीच इंटर जो डेवलपमेंटल जो इशू हैं या इंटर हम डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की बात करें, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं इंडिया में, उनकी बात करें तो उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, उनमें किन एजेंडाज़ को लेकर जो पॉलिसी है उनको अडॉप्ट किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट देखिए, to maintain a state of art resource center, be a repository of research on good governance and best practices in sustainable and equitable development, as well as help their dissemination to stakeholders. कि अगर बात करें कि जो सेंटर है उसी को मेन पावर देने की बात की गई और जितने भी हमारे जो रिसोर्सेज हैं
उनकी अगर बात की जाए तो वो किस तरीके से गुड गवर्नेंस को लेकर काम करेंगे, किस तरीके से जो प्रैक्टिसेस हैं वो रहेंगी, किस तरीके से हम सारी रिसोर्सेज को यूज़ करके जो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उनको हम करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ कौन सी चीज़ें ये होगी जो उनको सपोर्ट करने वाली होगी, इन सब चीज़ों को लेकर बात करता है नीति आयोग अपने ऑब्जेक्टिव में। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्रोग्रेस एंड इनिशिएटिव। कि देखिए कि इसके साथ साथ जो नीति आयोग है वो इस बात को लेकर भी फोकस करता है कि जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, क्या और टेक्नोलॉजी नई लाई जा सकती है, और इसके साथ साथ कैपेसिटी जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव की जा सकती है, तो किस तरीके से कोई भी प्रोग्राम है उसे सफल किया जा सकता है, प्रोग्राम है क्या, उसकी पॉलिसीज़ क्या है। तो उन सब बातों को लेकर भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रखे गए बाय दी नीति आयोग। नेक्स्ट देखिए हम बात करें अगर नीति आयोग के कंपोजिशन की, बिकॉज अभी हमने इसके नीति आयोग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो द प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन मीन्स अगर नीति आयोग की बात करें तो पीएम होते हैं देश के, वो हमेशा ही नीति आयोग के चेयरपर्सन रहेंगे। जिस तरीके से सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे योजना आयोग की, उसमें भी पीएम जो थे वो हेड थे, और यहाँ भी नीति आयोग में भी क्या रखा गया है, उनको हेड रखा गया है। इसके साथ साथ दो जो बॉडीज़ हैं वो भी काम करती हैं इसके साथ। इससे अगर बात करें तो आगे टू विंग्स में इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल कंपोज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ all the states and union territory with legislature and the lieutenant governors of union territories except दिल्ली and पौंडीचेरी। मीन्स अगर इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो भी गवर्निंग काउंसिल है उसमें जो सीएम, जितने भी स्टेट हैं हमारे 28 जो स्टेट हैं उन सब के सीएम, इसके साथ साथ जो हमारी यूटीज़ हैं, यूटीज़ में अगर खास तौर से मैं बात करूं दिल्ली और पौंडीचेरी की, उनके सीएम, तो उनको भी इस बॉडी में इंक्लूड किया जाता है और ये सब लोग मिलकर काम करते हैं। सेकंड वन इज रीजनल काउंसिल कंपोज्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज एंड कॉन्टिनेंसी इम्प्लीमेंटिंग मोर देन वन स्टेट और ए रीजन। मीन्स कि किसी एक एरिया की बात करें, उनकी काउंसिल की बात की जा रही है यहाँ पे रीजनल काउंसिल की, तो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के वो प्लस यूटीज़ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सब इस बॉडी में हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने जो लोकल एरियाज़ हैं, स्टेट के जो एरियाज़ हैं, उनमें रीजनल क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये दोनों बॉडी उस तरीके से काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट वन इज़ कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम मेंबरशिप में रहते हैं, मतलब फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क कंपोज ऑफ ए वाइस चेयरपर्सन फॉर फुल टाइम मेंबर्स, फॉर फुल टाइम मेंबर, यानी एक इसके वाइस चेयरमैन होते हैं, तो इसके अलावा 4 दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, अब मेंबर्स की बात कर देते हैं। 2 पार्ट टाइम मेंबर्स from leading universities, research organizations and other relevant institutions of an ex officio capacity। 2 लोग जो होंगे वो या तो किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी से होंगे या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। मींस ऐसे लोग जिनको प्लानिंग के बारे में, रिसर्च के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो, उनको अपॉइंट किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ द नीति आयोग। इसके अलावा देखिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 4 ex officio members of the Union Council of Ministers as Chief Executive Officer with the rank of the Secretary to the Government of India, who look after administrations and the Secretariat। मीन्स इसके अलावा दूसरे मेंबर्स हैं उनकी बात की गई कि वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, चाहे वो किसी हम सीईओ की बात करें या एक अच्छे सेक्रेटरी लेवल के रैंक के ऑफिसर्स की बात करें, उनको भी यहाँ पे कंपोजिशन में ऐड किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नीति आयोग और द
Prime Minister of India. The first vice chairman of the नीति आयोग was अरविंद पनगड़िया. जो नीति आयोग के पहले जो चेयरमैन थे, पहले जो वाइस चेयरमैन की अगर मैं बात करूं, दैट इज़ अरविंद पनगड़िया. आप ऊपर इनकी पिक देख पा रहे होंगे. एंड नीचे जो है वो वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार इज़ द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग. जो नीचे जो है डॉक्टर राजीव कुमार प्रेजेंट में ये नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है, जो कि आजकल इसकी पूरी की पूरी जो फंक्शनिंग है उनको चेकआउट करते हैं, उन पे काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है कि नीति आयोग की मेन जो फंक्शनिंग है वो क्या है. नीति आयोग इज डेवलपिंग itself as a state of art and resource center with the necessary resources, knowledge and skill that will enable it to act with speed, promote research and innovations, provide strategies, policy vision for the government and deal with the content issues. मीन्स नीति आयोग है वो अपने आप में एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा रिसोर्स है जो बात करता है नेसेसरी रिसोर्स की, नॉलेज की, स्किल की. इसके साथ साथ जो पॉलिसी है उनकी स्पीड ऑफ जो ग्रोथ है वो क्या रहेगी. इसके साथ साथ नए नए जो आइडियाज़ हैं, नए नए जो इनोवेशन है, नई नई जो रिसर्च हैं उनकी बात करता है. और वो डील करता है गवर्नमेंट के जो इश्यूज होते हैं उनको लेकर. नीति आयोग एंटायर गवर्नमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइड इनटू 4 मेन हेड्स. की जो मेन फंक्शन है नीति आयोग की उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है या 4 बातों से उन्हें समझाया जा सकता है. फर्स्ट वन इज डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. सबसे पहला जो मेन काम है वो है कि जितनी भी पॉलिसी है उनको डिज़ाइन करना, प्रोग्राम को फ्रेमवर्क करना कि पॉलिसी किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पॉलिसी कौन सी हो सकती है, उसे लागू कैसे किया जा सकता है. इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और ये सारी चीज़ें नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं. फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. इसके साथ साथ बात की गई कि किस तरीके से हम ट्रू जो फेडरलिज्म है उसको फॉलो कर सकते हैं. स्टेट उसमें अपना रोल कैसे पे कर सकते हैं, सेंटर उसमें अपना रोल कैसे पे कर सकता है, और सेंटर और स्टेट के बीच जो अगर मैं बात करूं, बैलेंस की बात करूं, पावर शेयरिंग की बात करूं कि वो किस तरीके की है और किस तरीके से दोनों एक दूसरे के बेटर ऑप्शन हो सकते हैं डेवलपमेंट के लिए. तो उन सब बातों को लेकर भी नीति आयोग काम करता है. मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन. अब देखिए नीति आयोग है, जो भी पॉलिसी लागू की जाती है नीति आयोग उन सब की मॉनिटरिंग करता है कि काम की प्रोग्रेस क्या हुई है, जो भी वर्किंग की जा रही है, जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की गई है उसको लेकर क्या क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है और उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है. बाय विच मेथड वी कैन रिमूव द ऑल हर्डल्स. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही है उनको किस तरीके से दूर किया जाएगा, इन सब को लेकर जो नीति आयोग है वो स्ट्रैटेजी बनाता है और प्रॉपर एक एक चीज़ को मॉनिटरिंग करता है कि कोई भी काम है उसकी प्रोग्रेस क्या हुई है, उसकी फीडबैक क्या है. सारी चीज़ें बाय द नीति आयोग की जाती है. थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब. देखिए थिंक टैंक की अगर बात करें, इन फ्यूचर हमें क्या पॉलिसी की नीड है, कौन सी पॉलिसी हमें नई बनानी है, और पॉलिसी बनेगी तो वो कैसे बनेगी, किन इश्यूज़ को लेकर बनेगी, कौन सा मॉडल फॉलो किया जाएगा, ये सब काम किए जाते हैं सबसे पहले ग्रासरूट लेवल पे. उसके बाद में प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है, एक एक चीज़ को क्रॉस चेक किया जाता है. देन नीति आयोग के द्वारा जो प्लानिंग होती है वो फिक्स की जाती है. नॉलेज की बात करूं तो डिफरेंट सेक्ट से जो आइडियाज़ आते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है. और इनोवेशन हब की बात करूं तो नई नई चीज़ें, नई नई जो पॉलिसीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती है बाय दी नीति आयोग. तो देखिए ये सब जो काम है वो नीति आयोग के द्वारा किए जाते हैं. तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की नीति आयोग को लेकर, उनकी कंपोजिशन को लेकर और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर. इसके साथ साथ नीति आयोग की हमें नीड क्यों है उसको लेकर, और इसके अलावा हमने बात की कि जो नीति आयोग है वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है. तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और एक नए टॉपिक के हिसाब से जितना
मैंने बताने की कोशिश की है, उम्मीद करूँगा कि वो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। इसके अलावा भी कहीं से भी आपको किसी भी टेक्स्ट बुक में और या फिर कहीं से भी यूट्यूब के थ्रू या आप कहीं भी गूगल पे सर्च करके जो भी इसके रिगार्डिंग जो डाटाज जो देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। आप नीति आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है nitiayog.gov.in उस पर जाके भी टोटल इसके बारे में जो जानकारी है वो गेन कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।